इस वीडियो में हम नेक्स्ट.जेएस के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है, उसके ऊपर क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे हमें उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो जब भी हम कोई राउट हैंडलर क्रिएट करते हैं, चाहे ये वाला राउट हैंडलर हो जो कि सभी टू डूज़ को रिटर्न कर रहा है और इसका नाम मैं टू डूज़ डेटा की जगह पे मैं टू डूज़ बस इतना कर देता हूँ। ठीक है? चाहे ये वाला राउट हैंडलर हो, चाहे ये वाला राउट हैंडलर हो, हर एक उसके अंदर हमें एक जो फर्स्ट आर्गुमेंट मिलता है, यहाँ पर अगर हम पास कर दें कुछ भी, मैं ABCD ऐसा डाल देता हूँ, ABC डाल देता हूँ और इसको मैं कॉन्सोल लॉग करता हूँ, ABC। ठीक है? तो ये एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इस चीज़ को समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, ये रन हो गया और फॉर्मेटर मेरा सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इधर हम आके देखते हैं, तो ये देखो, ये एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आया है। ये होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से दिखा रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज दिख रहे होंगे, मतलब बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये कोई नेक्स्ट.जेएस का स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था रिस्पॉन्स होता है ना, पिछले या उसके पिछले वीडियो में हमने देखा था रिस्पॉन्स नाम का होता है और हम उसको न्यू रिस्पॉन्स करके ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, न्यू रिस्पॉन्स, है ना? ऐसे ही हम न्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। रिक्वेस्ट मैं लिखता हूँ, रिक्वेस्ट, तो ये देखो एक फंक्शन अवेलेबल है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन रहेगा। क्लास भी बोल सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है। ठीक है? न्यू रिक्वेस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और न्यू रिक्वेस्ट के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हम फेच एपीआई को कॉल करते हैं, मैं एक बार फेच एपीआई को कॉल करके दिखाता हूँ। मैं फेच करूँगा और यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा है जेसॉन प्लेस होल्डर का, ये टू डूज़ का एंड पॉइंट कॉपी करके रखा है। जब हम फेच करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से डेटा मिलता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? और अवेट कर लेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, तो हमें यहाँ से डेटा मिल जाएगा प्रॉपर। ये सभी टू डूज़ यहाँ पे मिल गए हैं। अब ये जो फेच है ना, उसके अंदर हमने ये यूआरएल डाला है, इसके अंदर हम मेथड भी डाल सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक मेथड भी डाल के मैं दिखा देता हूँ। ये सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम डालेंगे मेथड। मेथड में पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है? पोस्ट कर दूंगा और इसके अंदर हम बॉडी भी डाल सकते हैं। बॉडी जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हम डालते हैं, है ना? यहाँ पे मैं बॉडी में कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिक्वेस्ट फेल होगी, सक्सेसफुल होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। हम देख लेते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। ये देखो, ये क्रिएट भी हो गया है। ये क्रिएटेड मतलब 201 ये आईडी एक बन के आ गई है और ये क्रिएट हो गया। ठीक है? एक्चुअल में ये जेसॉन प्लेस होल्डर डमी पे है, तो कुछ क्रिएट नहीं होता, बस ऐसे वो रिस्पॉन्स एंड कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन ये जो फेच एपीआई है बिहाइंड द सीन्स एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर रिक्वेस्ट भेजता है। कैसे करता है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। कॉन्स्ट रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा मैं और इसको मैं न्यू रिक्वेस्ट करूंगा। न्यू रिक्वेस्ट किया मैंने, इसके अंदर मैं यूआरएल डाल सकता हूँ। ठीक है? ये यूआरएल मैंने डाल दिया। अब एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इसका यूज करके मैं फेच एपीआई को कॉल कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे जो मैं फेच एपीआई कॉल कर रहा था ना, मैं उसके अंदर केवल ये डाल दूंगा रिक्वेस्ट, एंटर प्रेस करूंगा और ये एंड पॉइंट मैंने जेसॉन प्लेस होल्डर का नहीं डाला है, ये मैंने लोकल होस्ट का डाल दिया। एक बार मैं जेसॉन प्लेस होल्डर का एंड पॉइंट डालता हूँ, वो इसीलिए कॉर्स एरर दे रहा है क्योंकि हमने दूसरे ऐसे एपीआई को कॉल कर दिया है जो कि इधर मैंने पेस्ट किया था, किधर गया, इधर दिखा नहीं रहा। ठीक है? तो एक बार मैं पीछे से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से जेसॉन प्लेस होल्डर हमने लोकल होस्ट के ऊपर सेंड कर दिया था। ठीक है? और वहाँ पे कॉर्स इनेबल्ड नहीं है, जेसॉन प्लेस होल्डर की एपीआई के अंदर कॉर्स इनेबल्ड है। तो इधर ये न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेक्ट यूआरएल डालेंगे। ठीक है? फिर से हम फेच रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इस तरह से,
तो रिक्वेस्ट प्रॉपरली चली जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा। और हम यहाँ पे अवेट कर सकते हैं रिस्पॉन्स, ये अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, तो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक, हमने कैसे फेच रिक्वेस्ट भेजी है, इस तरह से भेजी है। इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डाला है। बिहाइंड द सीन्स फेच ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन हम भी ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मैन्युअली क्रिएट करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम अलग अलग मेथड्स पास कर सकते हैं। जैसे कि इधर हम मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मेथड पोस्ट, ये कर दिया हमने। ठीक है, और क्या है, बॉडी, बॉडी जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये कर देंगे। और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, या फिर नेम, मैं यहाँ पे प्रोकोडर सेट कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया। अब फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके एक रिक्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स को अवेट कर लूंगा जेसॉन करके। तो देखो ये भी वर्क कर रहा है। अब ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनता है। देखो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है, बॉडी नाम की प्रॉपर्टी, जो कि एक रीडेबल स्ट्रीम होगी। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको रीडेबल स्ट्रीम और स्ट्रीम्स क्या होते हैं ये समझ में आना चाहिए, तो हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। इस चीज़ को मैंने अपने नोड जेएस कोर्स के अंदर एकदम डिटेल में समझाया कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं, स्ट्रीम्स के साथ कैसे काम करते हैं। रीडेबल स्ट्रीम, राइटेबल स्ट्रीम, डुप्लेक्स स्ट्रीम, ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम, अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे काम का जो मेथड है वो ये है, मेथड नाम का प्रॉपर्टी, मेथड नहीं प्रॉपर्टी है, और यूआरएल नाम की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हमें फुल यूआरएल मिल जाता है जिस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट गई थी। ठीक है, और भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम देख सकते हैं, जैसे कि ये है मोड कॉर्स है, रिडायरेक्ट, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हेडर्स। हमने यहाँ पे हेडर्स कुछ भी नहीं सेट किया है, लेकिन जब एक्चुअल रिक्वेस्ट जाती है तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुछ हेडर्स अटैच कर देता है। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, जब रिक्वेस्ट जाएगी तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है हेडर्स को। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती हैं। अब हमने समझ लिया है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसका नाम हम एबीसी नहीं रिक्वेस्ट लिख देंगे, रिक्वेस्ट। पहले कन्वेंशन क्या था कि हम REQ लिख देते थे शॉर्ट में, रेक। ठीक है, लेकिन अब कन्वेंशन क्या है, हम रिक्वेस्ट पूरा लिखते हैं। तो ये नोड.js के अंदर हम अभी भी REQ लिखते हैं, कन्वेंशन है, लेकिन पूरा नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो वही सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। मेथड नाम का प्रॉपर्टी है, ये यूआरएल नाम की प्रॉपर्टी है, हेडर्स यहाँ पे मैंने बोला था ऑटोमेटिकली अटैच कर देता है। जब भी ब्राउजर से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुछ हेडर्स अटैच कर देता है, जैसे कि होस्ट, लोकल होस्ट, यानी कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन कीप अलाइव, इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको टीसीपी समझ में आए। टीसीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी के ऊपर ही बनी है। और कीप अलाइव जो हम करते हैं तो हमें बोल रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स जो टीसीपी का कनेक्शन बना है वो कीप अलाइव रहे, वो बंद ना हो जाए तुरंत। ठीक है, तो ये मतलब होता है। इसको और भी डिटेल में अगर आपको समझना है तो आपको टीसीपी समझना पड़ेगा, और इसको भी मैंने नोड.js कोर्स के अंदर पढ़ा है। यहाँ पर हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बैकएंड का कोर्स नहीं है। यहाँ पे हम नेक्स्ट.js का यूज करके बैकएंड कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कई सारे हेडर्स हैं, और एक यूजर एजेंट नाम का हेडर है, इसमें हमारे ब्राउजर के बारे में डिटेल्स दिख रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्रोम भी दिख रहा होगा, सफारी भी दिख रहा है, और इधर मोजिला मतलब फायरफॉक्स मोजिला का भी दिख रहा है। तो ये सब बेसिकली एक्चुअल जो हमारा है वो ये है क्रोम का वर्जन। ठीक है, ये सब कुछ दूसरे रीजन से, कंपैटिबिलिटी रीजन से ये सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट रहती हैं। ठीक है, और हर ब्राउजर के अंदर आपको ऐसे ही दिखेगा। और फिर यहाँ पे और भी एक्सेप्ट, ये क्या क्या ब्राउजर किस किस तरह के टाइप को, कंटेंट टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है, समझ सकता है, ये सारा यहाँ पे सेट है। ठीक है, और यहाँ पे कुकी है, अगर हमारे यहाँ पर कुछ कुकी रहेगी, इधर एप्लीकेशन टैब के अंदर हम आके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये कुकी है, ये कुकी नहीं है तो लोकल स्टोरेज है, इधर वो ये कुछ कुकीज हैं।
तो ये टोकन कुकी, SID कुकी और ये नेक्स्ट HMR ये कुकी, ये सारी कुकीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। देखो टोकन, SID और ये नेक्स्ट HMR ये कुकीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अभी अगर हम इन सभी कुकीज़ को क्लियर कर दें, ये मैंने क्लियर ऑल कर दिया। अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे आएंगे, जो दूसरा ये प्रिंट होगा यहाँ पर कुकीज़ के अंदर, यहाँ पे कुकी हेडर होगा, इधर कहाँ गया, गायब हो गया, क्योंकि कोई कुकी नहीं है तो इसीलिए शायद गायब हो गया एकदम से। यही रीज़न है। ठीक है, पूरा गायब ही हो गया। यहाँ पे देखो कुकीज़ नाम का, कुकी नाम का एक हेडर था एक्सेप्ट लैंग्वेज के बाद में, यहाँ पे एक्सेप्ट लैंग्वेज होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज यहाँ पे है ना। उसके बाद कुकी नाम का हेडर गायब ही हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ कुकी सेंड नहीं किया है। और कुकी भी एक तरह का हेडर ही है, यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और इस तरह से हम डायरेक्टली नहीं सेट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी सेट करना होगा। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग के अंदर नेम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ प्रो कोडर। ठीक है, ये सेट कर दूंगा तो यहाँ पे कुकी ऑटोमेटिकली इधर आके सेट हो जाएगी। ये कुकी सेट हो गई है। अभी हम इस बार अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये नेम इज इक्वल टू प्रो कोडर कुकी यहाँ पे रिसीव होगी। इधर आके देखेंगे तो देखो नेम इज इक्वल टू प्रो कोडर, ये कुकी यहाँ पे आ रही है एग्जैक्ट उस तरह से। तो ये कुछ हेडर्स हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, मतलब हेडर के अंदर वैल्यूज रहती हैं और यूआरएल, फुल यूआरएल रहता है। अगर हमें फुल यूआरएल चाहिए कि किस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट आई है तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, किस मेथड के ऊपर रिक्वेस्ट आया है तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है। और हेडर्स, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स चाहिए तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कब हमें इसको यूज़ करना है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यूज़ करेंगे। हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो सही है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले कि हम वीडियो के अंदर करें, आप वीडियो को फॉलो करने देखें, आप खुद से इम्प्लीमेंट करना। इधर इधर नहीं, यहीं पर एक पोस्ट राउट आपको क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे गेट लिखा है ना, वैसे ही आपको पोस्ट लिखना है। और पोस्ट राउट के अंदर आपको एक नया टू डू क्रिएट करना है और ऐसा इस तरह से क्रिएट करना है कि हमारे जेसॉन फाइल के अंदर वो लिख जाए यहाँ पर। ठीक है, इधर आपको राइट करना है, क्योंकि मैंने आपको राइट कैसे करना है फाइल के अंदर ये वाला कोड भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको नया टू डू क्रिएट करवाना है और इस फाइल के अंदर उस टू डू को लिखना है। ठीक है, राइट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को खुद से ट्राई करेंगे। तो आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।